નાઇન કવરેજ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજની વિશેષ પત્રકાર પરિષદમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણી વચ્ચે કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી પેટ્રોલિયમ મંત્રી આદરણીય હરદીપસિંહજી પુરી આજની આ પત્રકાર પરિષદને સંબોધશે। વિષય આજનો બજેટને લગતો છે, કેન્દ્રીય બજેટ 2024। સાથે ગુજરાત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી ઉદ્યોગ આદરણીય શ્રી બળવંતસિંહજી રાજપૂત, प्रदेशना मुख्य प्रवक्ता श्री अमरभाई व्यास, सहकन्वीनर श्री जोगिंदरभाई आसरा તેમજ દિલ્હીથી ખાસ પધારેલા શ્રી પુરી સાહેબ જોડે શ્રી નીલકંઠભાઈ બક્ષી। હું આદરણીય મંત્રીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આજની આ વિશેષ પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરશે। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आपके बीच में आके और जो मोदी जी की सरकार का 11वां बजट है और निर्मला जी की सरकार, निर्मला जी ने जो 7th बजट पेश किया है, उसके बारे आपके बीच में आके कुछ चर्चा करने का मुझे मौका मिला। देखिए, जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था, मैं बात कर रहा हूं मई 2014 में, उस समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो विश्व भर में शायद 11वें या 10वें स्थान पर थी। उस समय ये कहा जाता था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया भर की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है। फ्रेजाइल का मतलब है कि आप किसी सफर में जा रहे हैं और आपके सामान में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो टूटने वाली है, तो आप लगेज पे एक टैग लगाते हैं, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। वहां से चलते चलते आप पहुंच गए दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे। और आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी टर्म में कोई $4 ट्रिलियन के करीब है। और जिस दिन बजट पेश हो रहा था उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भारत की अर्थव्यवस्था 2027 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, बल्कि इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप ये जो बजट होता है, एक एनुअल एक्सरसाइज होती है, उसको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। जब बजट पेश होने वाला होता है तो लोग बहुत स्पेक्यूलेट करते हैं, बिकॉज बजट इन द अल्टीमेट एनालिसिस सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू कलेक्शन है, प्रायोरिटीज है, उसमें एक इंडिकेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जो इकोनॉमी सिर्फ बजट पे डिपेंड करती है, बट उससे बहुत लार्ज स्केल पे बजट का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे होता है। और ये इन्फ्लुएंस होता है तो इसको कैसे मेजर करते हैं? एक मेजरमेंट तो है कि लोगों का रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन, उसमें हम आएंगे अभी 1-2 मिनट में। पर मैं अपनी तरफ से आपको सामने 1-2 बातें रखना चाहता हूं। ये असंभव है कि अगर ये हमारे 11 मोदी जी के समय के 11 बजट अगर ठीक ना होते हो, अगर ठीक नहीं होते, तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे और जा रही है 3रे स्थान पे, हो ही नहीं सकता। आप कुछ होती है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप मान लीजिए, मैं उदाहरण की तरफ से कह रहा हूं, अगर आप किसी एक सेक्टर में काम करते हैं तो आपकी पर्सनल फीलिंग होती है उस सेक्टर को थोड़ी रिलीफ मिल जाए। अगर आप मान लीजिए सैलरी क्लास है तो आप चाहेंगे कि आपको थोड़ी सी वहां पे कंसेशन मिल जाए। पर ये जो डायरेक्शन है रेवेन्यू कलेक्शन का और रिलीफ देने का, वो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तो ना मैं इकोनॉमिस्ट हूं, ना मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और मैंने मोदी जी की टीम में आने से पहले मैं 39 इयर्स एक सिविल सर्वेंट था, फिर 6 साल मैंने इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट रहा, 7 साल उनकी टीम में मंत्री हूं। ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट है, मैं समझता हूं इसमें कमाल का होगा, क्योंकि जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा तो क्या हुआ?
कई देश जो है अभी भी नहीं निकल पा रहे। मोदी जी की सरकार ने 220 या 224 करोड़ वैक्सीन की डोज बनवाई और मुफ्त बांटी। अभी जब हाल में मोदी जी G7 की समिट में गए तो मैं देख रहा था वहां पे जो भी दुनिया भर के लीडर बैठे हुए थे, मैं देख रहा था इनमें से कौन दूसरी बार आ सकता। मोदी जी तो तीसरी बार इलेक्ट हो गए थे। तो आप देखें, चाहे अमेरिका के लीडरशिप की बात हो, यूरोपियन कंट्रीज की लीडरशिप की बात है, क्योंकि काम अच्छा हुआ है। महामारी के दौरान अच्छी तरीके से नेविगेट किया है। आज आपकी हमारी जो इकोनॉमी है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, विश्व भर में रैंकिंग भी बढ़ रही है, और हमें ये कॉन्फिडेंस के आने वाला समय जो है, हमारे विपक्ष में जो है हमारे स्टेटमेंट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको खुद बाद में लोगों लगता है सच बोल हो गया। अभी यहां से आगे जाने के लिए मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी सेक्टर के साथ में जुड़ा हुआ हूं, वहां की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई भी आंकड़े आप बाकी देशों से मिलवा लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। मैं 7 साल अर्बन अफेयर्स मंत्री था, 3 साल से मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम भारत में दुनिया को कंपैरिजन में सबसे कम है, और ये कम हुए हैं क्योंकि मोदी जी ने 2 बार, नवंबर 2021 में और मई 2022 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम थी, और हमारी जो बीजेपी रूट स्टेट थे उन्होंने वैट कम किया। अगर आप बगल के देशों को देखें, दक्षिणी एशियाई के जो देश है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, वहां पे पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है? हमसे कहो 70-80% ज्यादा है। अमेरिका का देखिए, कनाडा का देखिए, वहां पे 30-40% ज्यादा है। क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी ने यह देखा कि 3 चीजें होनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल हमारे कंज्यूमर को, हमारे नागरिक को, ये उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पिछले कई सालों में कहीं कमी नहीं पड़ी, कहीं एक लोकल इश्यू होगा, कहीं बाढ़ आ गई, फिर भी हमारे जो ओएमसी है उनके अधिकारियों ने अपने कंधे में सिलेंडर उठा के वहां तक पहुंचाया। अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। हाँ, अगर लिमिटलेस रिसोर्सेज हो तो आप उसको मुफ्त कर दीजिए। और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन ट्रांजिशन भी। बायोफ्यूल्स जो मोदी जी ने जब दायित्व संभाला 1.4% ब्लेंडिंग थी, आज 15% तक पहुंच गई है। हमारा 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है 2030 तक, उसको 5 साल आगे लाके 2025 तक कर देंगे। तो जब मैं बैठा था हाउस में, जब निर्मला जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रेजेंट किया, और मेरे को लगा कि इसका रिएक्शन तो बहुत अच्छा होगा। वही अब स्टॉक मार्केट देखिए आज 81,000 पे चली गई है, रिएक्शन तो अच्छा है। पर कुछ हमारे विरोधी दल इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। उन्होंने बोला आपने सिर्फ 2 स्टेट्स को दिया। अरे भाई, पढ़ तो लो बजट को। और ये बजट जो है ना, ये सिर्फ एक नहीं है, इंटरिम बजट में भी फरवरी के महीने में भी आपने अनाउंसमेंट्स की थी, और कुछ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि मैं आपके बीच में आ रहा था तो मैंने थोड़े से स्टडी किया। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।